नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लेके आए हैं 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। देखिए जी, एक एक करके वीडियो लगातार आ रही है और आपका काम सिर्फ इतना सा है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भैया लास्ट तक देखोगे तो भैया पता चलेगा आपको कि 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो देखिए जी, शुरुआत करते हैं। आज की सबसे पहला टॉपिक है जी आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। देखिए सिंपल सी बात है जी, एक बुक हम जो पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक इसकी साथी जो बुक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसे हम पढ़ेंगे जी 12th में। बट सरकार ने आपके लिए डिफरेंस पहले ही यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि भैया आप 11th क्लास में ही इन दोनों बुक्स में डिफरेंस बताओ। तो भाई ये तो सरकार की थोड़ी सी गलती है कि भैया जो बुक हमने आज तक पढ़ी नहीं है 11th में हम पढ़ते ही नहीं, जिसे उसका डिफरेंस कैसे करें। बट उसके बावजूद हमें पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहले ये दोनों बुक 12th क्लास में होती थी, बट हमने माइक्रो को 11th में शिफ्ट कर दिया और अब हमें इसके बीच में डिफरेंस को समझना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो मैंने आपको माइक्रो जो वर्ड जिसकी उत्पत्ति हुई थी कहां से, एक ग्रीक वर्ड से, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ये चीज समझा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लो और उसके बाद इस वीडियो में आना। भैया आपको बताया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के और वहां पे सबसे पहली चीज बताई थी जो ये वर्ड है माइक्रो, इस वर्ड का जो डेरिवेशन होता है ग्रीक वर्ड से होता है और उसका मतलब होता है जी स्मॉल। यानी जब किसी भी चीज की स्टडी करते हैं किस लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, तो वो बन जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का पार्ट। तो यहाँ पे economics theory which studies the behavior of individual units of an economy, यानी जहां पे हम व्यक्तिगत इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि दूसरी तरफ इसकी बड़ी बहन मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं जी, बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं। नाम से पता चल रहा है जी मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। यानी जब हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी करते हैं तो ये स्टडी का पार्ट बनता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डेफिनेशन देख लो जी, इकोनॉमिक्स थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स वर्ड का यूज यहाँ पे किसके लिए किया जाता है जी इकोनॉमिक्स में, तो ये किया जाता है टोटल, समग्र बोलते हैं इसको हिंदी में, एग्रीगेट्स को समग्र बोला जाता है। यानी हम जब टोटल डिमांड की बात करते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमी एज अ होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं जहां पे, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के बीच में कि स्मॉल और लार्ज। एक लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं स्मॉल होता है इंडिविजुअल और लार्ज होता है होल इकोनॉमी। तो इतना सा डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के बीच में। होप आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं जी आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, इसके एग्जांपल्स पे, जो कि यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आपको एक एग्जांपल दे देगा और पूछ लेगा जी बताओ ये किसका एग्जांपल है, माइक्रो का या मैक्रो का। तो आपको बस पता लगाने के लिए क्या करना है जी, बस ये देखना है कि वहां पे एक की बात हो रही है या बहुत सारों की बात हो रही है। तो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे इंडिविजुअल, जहां पे भी वर्ड इंडिविजुअल आ जाए तो अपने आप समझ जाना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से। इंडिविजुअल का मतलब कितना होता है, एक की डिमांड हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, माइक्रो की डिमांड। एक की सप्लाई हो रही है इंडिविजुअल सप्लाई, तो वो क्या कहलाएगा जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अ पर्सन, अ फर्म, एन इंडस्ट्री, मान लो मैं एक इंडस्ट्री की बात करता हूं, टाटा इंडस्ट्री, वो एक सिंगल इंडस्ट्री है। हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्री है बट हम सिर्फ टाटा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। जबकि जहां पे हम होल इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे एक पर्सन की डिमांड नहीं आएगी, एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई। थर्ड पॉइंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम, एक नेशन की पूरी इनकम, एक इंडिविजुअल की इनकम नहीं, एक नेशन की इनकम, नेशनल इनकम। बट आप में से किसी एक की इनकम मैं कैलकुलेट करूं तो वो बन जाएगा माइक्रो का पार्ट, जबकि पूरे नेशन की इनकम कैलकुलेट होगी तो वो बनेगा मैक्रो का पार्ट। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक्स टर्म है जी। देखो यहाँ पे समझो, जब इकोनॉमी में प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जनरल प्राइस लेवल यानी जो सामान्य कीमत स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको इकोनॉमिक्स में नाम दिया जाता है क्या, इन्फ्लेशन। क्लियर? इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी, अब एक बंदे के लिए तो प्राइस बढ़ेगा नहीं, पूरी इकोनॉमी के लिए बढ़ेगा। तो जब पूरी इकोनॉमी के लिए प्राइस बढ़ता है तो उससे हम स्टडी करते हैं मैक्रो में। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, रोजगार एक पर्सन को नहीं दिया जाता इकोनॉमी में, सबके लिए सरकार रोजगार लाती है, तो ये पूरी इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी करने का पॉइंट है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में बच्चे हमारा जितना भी मतलब सरकार के द्वारा वित्तीय और
मॉनेटरी पॉलिसी में मौद्रिक जितना भी उनका लेखा जोखा होता है जी, सारा का सारा यहाँ पे होल इकोनॉमी के लेवल पे देखा जाता है। तो ये भी किसका पार्ट बनेगा जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है जी, 2 पॉइंट आपको समझ में आते हैं पूरी तरह से। चलते हैं, बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में कि आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है ना कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ के ये वाली नॉलेज एक्वायर करूंगा। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के हमें क्या मिलेगा लाइफ में, तो भैया ये चीज आपको देता है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कोई भी चीज की कीमत क्या होगी। मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है जी, कितने की है, कैसे डिसाइड किया। ये मार्कर है, ये कितने का है, कैसे डिसाइड किया। ये बोर्ड है, ये कितने का है, कैसे डिसाइड किया। हर चीज की जो कीमत होती है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये सिखाता है कौन, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसी भी चीज की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो भैया इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब बोलोगे भैया वो कैसे होगा, तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आपके कंज्यूमर से रिलेटेड होते हैं और कुछ चैप्टर प्रोड्यूसर से रिलेटेड होते हैं। तो जहाँ पे देखो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर करता है डिमांड और प्रोड्यूसर करता है सप्लाई। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा तो वहां से हमें एक प्राइस पता चलती है और उस प्राइस पे एक क्वांटिटी पता चलती है। तो देखो किसी भी चीज की जो कीमत का निर्धारण है ये हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसको जो पढ़ने का पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि मार्केट में किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। तो ये डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस होते हैं। जब हम इस बुक को और आगे पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर में पहुंचेंगे इस बुक के, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि ये बुक का पूरा कंक्लूजन क्या निकला, कैसे किसी भी चीज की प्राइस डिसाइड होती है। ठीक है, सेकंड साइड चलते हैं जी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे इसको पढ़ने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा जी डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी पूरे नेशन की इनकम। मैंने बोला मेरी इनकम, ऐसे ही सभी लोगों की इनकम, 135 करोड़ की आबादी, उन सबकी इनकम को जोड़ करके जितना इनकम आएगी उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। तो जब हम 12th क्लास में जाएंगे ना तो हम पूरे नेशन की इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे। जबकि दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, सभी लोगों को कैसे इकोनॉमी में रोजगार प्रदान किया जाए, इसके लिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि रोजगार एक को नहीं दिया जाता, सबको दिया जाता है जी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे समझ आ जाते हैं दोनों। इसके बाद आते हैं 4th पॉइंट पे जी, इट एज्यूम्स ऑल मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट, जिसमें देखो जी माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। अब बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती कि माइक्रो में मैक्रो, मैक्रो में माइक्रो, ये क्या चक्कर है। तो देखो जी इस चक्कर को समझिए, बड़ा ही सिंपल सा चक्कर है कि जो चीज माइक्रो लेवल पे सही होती है वो मैक्रो लेवल पे क्या हो जाती है, बिल्कुल गलत हो जाती है। कैसे, मैं अभी आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ जी। मैं बोलता हूँ कि एक पर्सन है, एक पर्सन मान लेते हैं आप में से कोई सा एक पर्सन है, वो अपनी इनकम का ज्यादातर पार्ट क्या करता है जी, सेविंग करता है। तो एक इंडिविजुअल बंदा यहाँ पे अपनी इनकम का ज्यादातर पार्ट सेव कर रहा है। कितनी अच्छी बात है जी, देखो कितना अच्छा लड़का है ये कि अपनी इनकम का ज्यादातर पार्ट सेव करता है। बट अगर सोचो पूरी इकोनॉमी, होल इकोनॉमी अगर अपनी इनकम का ज्यादातर पार्ट सेविंग कर लेगी तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट सेविंग बढ़ जाएगी। अब देखो सेविंग बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होगी, कंजप्शन कम होगा, तो भैया प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम। भाई आप कंज्यूम ही नहीं करोगे तो प्रोडक्शन कहां से होगा, ज्यादा तो आप सेविंग कर रहे हो, कंजप्शन कम कर रहे हो, डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम होने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है वो कम हो जाएगा। कोरोना काल में लोगों ने डिमांड कम करी तो इससे प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, और एम्प्लॉयमेंट कम होने से देखो इनकम कम हो जाती है, और इनकम कम होगी तो आप नेक्स्ट टाइम सेविंग अपने आप ही आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। यानी जो चीज छोटे लेवल पे सही है वो बड़े लेवल पे गलत हो गया। एक बंदा सेविंग करे तो बहुत बढ़िया है, बट होल इकोनॉमी अगर सेविंग कर देगी तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी आपकी डूब जाएगी। इसलिए जो चीज छोटे लेवल पे सही है वो बड़े लेवल पे कभी भी सही नहीं होगा जी, वो गलत हो जाता है। ऐसी जो चीज बड़े लेवल पे सही है वो छोटे लेवल पे गलत नहीं होती। ठीक है जी, बोलते नहीं कि सब कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कुएं में कूदोगे। ये वाला एग्जांपल यहाँ पे पूरा फिट बैठता है जी। सब जो करेंगे वो इंडिविजुअल नहीं कर सकता जी, अगर वही सारी चीजें करेंगे तो इससे इकोनॉमी आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकती है। तो आपको 4th पॉइंट बहुत इजीली समझ आ रहा है कि जो चीज माइक्रो लेवल पे सही है वो मैक्रो पे गलत हो जाती है। तो इसलिए माइक्रो में मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं और मैक्रो में माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्राइस थ्योरी। इसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है जी। बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन किसका करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं, एक कीमत का निर्धारण करते हैं, तो इसलिए हम इसे कीमत सिद्धांत के तौर पे भी जानते हैं और प्राइस थ्योरी जिसे हम कहते हैं, और इसको हम आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो जिसका इनका जो ऑब्जेक्टिव है उसके नाम से इसको और जाना जाता है। बस इतनी सी बात है। इन 5 टॉपिक्स को अगर आप 5 पॉइंट्स को आप अगर यहाँ पे क्लियर कर लेते हो तो माइक्रो मैक्रो से एक क्वेश्चन तो आना ही आना आपके फर्स्ट टर्म में। तो भैया अपने टर्म के हिसाब से आप इस टॉपिक को लाइटली मत लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो देखो जी, यहाँ तक की कहानी सबको समझ आती है। बढ़े आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जी, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जिस तरह से हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेम ऐसे ही इकोनॉमिक्स की स्टडी करने में 2 ब्रांचेस बनती हैं हमारी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी कि सकारात्मक अर्थशास्त्र और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी नकारात्मक अर्थशास्त्र। तो क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं जी। सबसे पहला पॉइंट है इसकी डेफिनेशन जो बनती है। देखो जी, अगर आपको मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूं तो आप इसको ना कुछ इस प्रकार समझिए कि भैया ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये आपको इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। यानी इकोनॉमी में जो कोई प्रॉब्लम है उसको हम पढ़ेंगे जी पॉजिटिव साइड, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो अटेम्प्ट है ये सॉल्व करने का अटेम्प्ट होगा जी नॉर्मेटिव साइड में। यानी जो चीज जैसी है एज इट इज अगर आपको बता दी जाए इकोनॉमी की प्रॉब्लम, तो वो बनती है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और उसमें क्या हमें सही करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए, वो हमें सिखाता है नॉर्मेटिव। तो अब देखो जी डेफिनेशन क्या बनती है। इट डील्स विद What is or how the economic problems are actually solved, मतलब किस प्रकार हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें उसके बारे में हमें बताता है कौन, पॉजिटिव साइड। मतलब एक प्रॉब्लम हमें बताई जाएगी, उस प्रॉब्लम के बारे में चीजें, जो चीज जैसी है एज इट इज वैसे ही हमें बता दी जाती है। तो ये हमारा बनता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। बट हमें इकोनॉमी में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए वो आपको बताता है कौन, नॉर्मेटिव साइड। देखो जी, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कि हमें उसको कैसे सही करना चाहिए। यहाँ पे आपको नॉर्मेटिव साइड में बताया जा रहा है जी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो देखो जी बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम को अवेयर करवा रहा है हमें, और ये उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इसके बारे में बता रहा है। एक फैक्ट बेस है और एक उस फैक्ट का सॉल्यूशन है। दोनों में डिफरेंस इजी है। आगे बढ़ते हैं जी। जब आपको कोई इकोनॉमी की प्रॉब्लम बता दी कि हमारी इकोनॉमी में, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बताऊं कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आपको एक फैक्ट बताया। अब वो फैक्ट सही है या नहीं है पहले आपको उसको चेक करना होता है। तो भैया इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। इसको हम क्या करते हैं जी, वेरीफाई करते हैं एक्चुअल डाटा के साथ कि वो चीज सही है या नहीं है। हमने तो कोई बात बोल दी, एक फैक्ट बता दिया आपको, बट वो फैक्ट सही होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करता है जी, इस डाटा को आप पहले वेरीफाई करते हो। जबकि जब आप किसी चीज का सॉल्यूशन बताते हो तो सॉल्यूशन तो पहले से ही सही होता है भाई, तभी तो सॉल्यूशन बना है वो। तो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, इनको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है जी, ये वेरीफाई नहीं होती। क्लियर। अब देखो, जो चीज जैसी है एज इट इज बता देना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बनता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, ये आपको कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देते। मतलब कि जो चीज जैसी है वैसी बता दी कि भैया भारत में गरीबी है, हमने एक बात बता दी। भारत में इनकम इनइक्वालिटीज है, हमने एक बात बताई। यहाँ पे जो चीज जैसी थी वैसी बता दी, बट यहाँ पे आपको वैल्यू जजमेंट मिलती है। यहाँ पे हम बोलेंगे जी भारत में बहुत गरीबी है तो भारत सरकार को गरीबी को कम करना चाहिए, एक वैल्यू जजमेंट दी, अपनी तरफ से एक चीज ऐड करी। कहां पे, नॉर्मेटिव साइड में, क्योंकि यहाँ पे आप चीजों का सॉल्यूशन बताते हो। तो सॉल्यूशन बताओगे तो एक तरह से अपनी जजमेंट दोगे, तो जजमेंट में आपकी यहाँ पे बन जाती है इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। ठीक है जी। अगले पॉइंट में चलते हैं जी। दिस स्टेटमेंट टेल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये एक इकोनॉमी की क्या बताते हैं,
प्रॉब्लम को बताते हैं कि इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है, वो फैक्ट है क्या है, जो चीज जैसी है एज इट इज अगर आपको बता दी जाए तो वो बनता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट दीज स्टेटमेंट्स आर एन अटेम्प्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये एक अटेम्प्ट होता है कि हम इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये बनता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पेपर में क्वेश्चन कहां से बनेगा, आपसे पूछ लेगा जी कि कौन से साइड वैल्यू जजमेंट होती है, कौन सी इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट होती है, तो आप बताओगे जी वैल्यू जजमेंट वाली है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, वैल्यू जजमेंट नहीं है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आपसे पूछेगा भाई किन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, तो भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, जबकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट पहले से ही वेरीफाइड होती है क्योंकि वो सॉल्यूशन है। आपसे अब क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एक एग्जांपल दे देगा और पूछेगा बताएगा, पूछोगा कि भाई ये किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव का है या नॉर्मेटिव का है। तो देखो जी, इंडियन गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्स ऑन ऑल इनकम ग्रुप्स, भारत सरकार सभी इनकम ग्रुप्स पे टैक्स लगाती है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। तो एक फैक्ट बताया आपको, अब ये फैक्ट पहले वेरीफाई किया जाएगा, हाँ भाई ये बात है भी या नहीं है। तो जो चीज जैसी है एज इट इज अगर आपको बता दे तो वो बनता है पॉजिटिव। बट इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा भैया इंडियन गवर्नमेंट शुड इंपोज टैक्स ओनली ऑन रिच पर्सन, भारत सरकार को केवल अमीरों पे कर लगाना चाहिए, सभी पे इनकम टैक्स टैक्स नहीं लगाना चाहिए भैया। क्यों, क्योंकि सभी लोग टैक्स नहीं पे कर सकते। तो एक वैल्यू जजमेंट दी, यहाँ पे वेरीफाइड डाटा है, तो कौन सा डाटा बनेगा जी, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। जहां पे देखो जी, जब कोई आप सजेशन दोगे तो वहां पे एक वर्ड का यूज होता है शुड, तो जहां भी जिस भी एग्जांपल में आपको शुड मिले समझ जाना वो है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में जो चीज जैसी है वो वैसी दे देगा, जैसे बोलता है कि देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटीज है, कोई रिच है तो कोई पुअर है, अमीर गरीब का बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो एक फैक्ट बताया, तो इंडिया में क्या करना चाहिए भैया, इंडिया इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, मतलब हमें अपनी इनकम इनइक्वालिटीज को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। तो जहां पे शुड आ जाए वहां पे समझ जाना नॉर्मेटिव, यानी कोई सजेशन दिया जा रहा है कि हमें ये चीज करनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आपको होप समझ में आ रहा है भाई, पूरा दो चीजों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, एक पॉजिटिव नॉर्मेटिव, एक एज इट इज फैक्ट को बताता है और एक उसको सॉल्व करने के तरीके बताता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो आज की सेवा समाप्त करते हैं भाई, धन्यवाद आप सभी का, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर।